किसान भाइयों राम राम। मैं हूँ राम के किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ आज मेरे साथ कृषि के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण जोशी साथ में हैं। और आज हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को जो एक नई सुविधा दी है पैक हाउस बना के ई नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मार्केट में के साथ लिंकेज करने का, इसके संबंध में मैं उनसे उनके विचार जानना चाहूंगा और वो पूरा प्रोसेस क्या होता है उसके संबंध में मैं जरा उनसे बात करना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको एक जो हाल में एक समाचार आया है वो दिखाऊंगा मैं, जो कि हरियाणा ने एफपीओ पैक हाउस को इनाम के साथ लिंक करने का एक स्कीम चालू किया है। ये 15 अप्रैल का न्यूज़ है। तो ये होता क्या है जो कि हरियाणा ने चालू किया, कैसे चालू किया, और हम हमारे स्टेट में मध्य प्रदेश में यदि ये चालू करना चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं, और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के लिए किस तरीके का उनका प्रोजेक्ट बनेगा, ये हम डॉक्टर अरुण जोशी जी से जानना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका। मैंने जैसे कहा है कि ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के लिए ये पैक हाउस क्या होता है, इसके संबंध में थोड़ा सा आप बताने की कोशिश करेंगे सर? हाँ, नमस्कार सभी लोगों को। बिल्कुल आपने ठीक बात पूछी है और वो न्यूज़ मैं भी जानता हूँ, मैंने भी उस न्यूज़ को देखा था, आपके माध्यम से भी देखा था और वैसे भी मेरा नज़र होती है इस तरीके के समाचारों पे। तो मुझे स्वागत योग्य कदम लगा। 2-3 चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट कर लेना चाहिए। एक तो ई-नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये एक अवधारणा है भारत सरकार की और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी हमारी जियोग्राफीज़ के अंदर मंडीज़ होती हैं, ऑपरेट करती हैं, ऐसी की ऐसी वर्चुअल मंडीज़ की हमारी परिकल्पना रही है इस सरकार की और डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ये संभव भी है। अच्छा उदाहरण हुए हैं, दूसरे बहुत सारे उत्पादों के अंदर इसके इस्तेमाल किए जाते हैं और कृषि के अंदर इसका इस्तेमाल करने की भरपूर संभावनाएँ हैं। हम इस तरीके के जो हमारा सूचना तंत्र है वो भी विकसित होता जा रहा है और ये संभावनाओं से किसानों को एक विशेष लाभ मिल सकता है और उस विशेष लाभ की तरफ मैं पहले आपको ले जाता हूँ। वो है आपका जो ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट होती है, उसको आप रैशनलाइज़ कर सकते हैं ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट को। छोटे-छोटे वॉल्यूम्स के अंदर किसानों के द्वारा खेतों से, खलिहानों से अपने माल को गाँव में और गाँव से फिर किसी कस्बे के अंदर, किसी गाँव बड़े शहर के अंदर मंडियों में लाने की प्रक्रिया होती है और उसके उसके अंदर बहुत सारा लॉजिस्टिक का खर्चा होता है। उसके अंदर स्पॉइलेज भी होता है और उसके अंदर कई सारी और समस्याएँ भी आती हैं और इस वजह से शायद उतना लाभप्रद नहीं होता है। दूसरा एक बड़ी समस्या आती है कि एक उत्पादक का दूसरे उत्पादक के साथ में कोई बहुत सीधा-सीधा संबंध नहीं होता और ये कृषि के उत्पाद जितने भी हैं, ये समयबद्ध तरीके से एक निश्चित समय काल के अंतर्गत आते हैं। तो किसी को कोई पता नहीं होता कि कब कौन कितना माल बाज़ारों में लेके जाने वाला है और इसका इसका अंदाज़ा कुछ पुराने अनुमानों के आधार पर एक तरीके से जो उनके हमारे व्यवसायी हैं, माल खरीदने वाले, चाहे वो ब्रोकर्स हों, चाहे व्यापारी हों, एग्रीगेटर्स हों, उनके पिछले बीते वर्षों के अनुभव और अंदाज़ों के आधार पर वो पता लगा लेते हैं कि कितना माल आने वाला है। तो वो ग्लट क्रिएट करना चाहते हैं और उसकी वजह से ऑक्शन फ्लोर के ऊपर प्राइस क्रैश करना चाहते हैं और उसकी वजह से किसान को जो लाभ उसके उत्पाद का मिलना चाहिए, उससे वो वंचित रह जाते हैं और उसका सारा का सारा लाभ एग्रीगेटर्स उठा लेते हैं। तो ये इनाम की अवधारणा से कुछ हद तक हम इस तरीके की प्रवृत्तियों के ऊपर भी कुछ हम नियंत्रण पा सकते हैं। ये एक अच्छा अवसर है हमारे सामने। हालाँकि इसकी अवधारणा और इसकी शुरुआत हमने काफ़ी अच्छे से की थी, मगर आज भी कहीं न कहीं जागरूकता की कमी, ख़ास करके किसानों से अधिक जागरूकता की कमी जो तंत्र इसके अंदर लगा हुआ है, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, संस्थाओं का, संगठनों का, व्यवसायियों का, उस तंत्र के अंदर भी बहुत सारी शंकाएँ, कुशंकाएँ हैं, उसकी वजह से वो तंत्र पूरी तरीके से तैयार नहीं है और इसलिए ये ऑपरेशनलाइज़ नहीं हो रहा है। कुछ निजी हित जो है इसको रोकने का प्रयास भी करते हैं, उसको दूर करने की कोशिश होनी चाहिए और किसी भी नई शुरुआत में ऐसा कतई संभव है कि इस तरीके की चीज़ें हो, तो मैं उससे कोई बहुत हतोत्साहित या बहुत नकारात्मक उसके ऊपर नहीं बात कर रहा हूँ। शुरुआत है और हमको उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये दूसरा एक 2000 मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण
सर मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि 2016 में ये चालू हुआ था और शुरू के साल में काफी अच्छा प्रोग्रेस रहा, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से ये क्या है जी कि काफी जी, आप धीमा बिल्कुल पड़ ठीक गया है, बोल काफी धीमा आ, पड़ गया है आप ई नाम का कंसेप्ट। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जॉन। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो एक मॉडल एक्ट बनाया और उसको फिर हमने अमेंड किया, मंडी एक्ट को, एपीएमसी एक्ट को, और उसके अंदर इस तरीके के प्रावधान रखे। और प्रधानमंत्री जी का हमेशा से प्रयास होता है कि गाँव के अंदर भी इस नए सूचना तंत्र का, नई सूचना क्रांति का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और किसानों के लिए सबसे उत्तम है कि वो ई नाम सदी की किसी ऐसी बड़ी परियोजना के अंतर्गत ले आए जाए और वो तेजी से उस तरफ काम हो। मगर जैसे मैंने बताया कि कुछ निजी हित होते हैं, और इनाम सरीके सूचना तंत्र को चलाने के लिए बहुत बड़े हमारे को सैटेलाइट्स की, सर्वर्स की, हमारे उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की, दूर दूर तक उस तरीके के बैंडविड्थ की, उस तरीके के ऑक्शनिंग प्लेटफॉर्म, जो वर्चुअल ऑक्शनिंग प्लेटफॉर्म्स की, उसकी जरूरत होती है। उस तरीके के कियास्क करीब में अवेलेबल हो किसानों के पास में, पंचायतों के स्तर पर। तो वो कुछ अभी शुरुआती दौर है, इसलिए मैं हतोत्साहित नहीं हूँ, मैं फिर से यही कहूँगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि पिछले 3-4 वर्षों में शुरुआत अच्छी हुई, बड़ी जोरदार तरीके से, मगर पीछे शायद हम इस पे बहुत ज़्यादा, खास करके क्योंकि ये कृषि हमेशा कॉन्करेंट लिस्ट का विषय हो जाता है, तो राज्यों के पाले में चली जाती है बात, और राज्य शासन अपने तरीके से अपनी सुविधाएं और अपनी आवश्यकताएं और अपनी प्राथमिकताएं और उनके अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए वो उस तरीके की गतिविधियां चलाती है। मैं उसके अंदर फिलहाल उसमें हम पढ़ना नहीं, नहीं चाहता हाँ, हूँ। उसमें हम ना पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। हम सिर्फ ये समझ ले कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जाए जहाँ पे कि हाँ फार्मर हाँ। कलेक्टिव्स है, उनको ई अब नाम अब के अब साथ जोड़ना आपका बहुत आसान हो गया। अब आप आपने बिल्कुल ठीक कहा। इनाम सरी की व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक समानांतर संस्थागत ढांचे की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान हमारा कृषि विपणन का ढांचा जो है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का ढांचा है, वो एपीएमसी के इर्द गिर्द घूमता है। हालांकि कहा जाता है कि वो किसानों के द्वारा चुनी गई प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, मगर मूल रूप से उस संस्थाओं का संचालन या तो बहुत बड़े किसान करते हैं, एलिट फार्मर्स करते हैं, या फिर उसके संचालन का सारा दारोमदार जो है व्यवसायियों, व्यापारियों, ब्रोकर्स, जिसको कहा जाता है कमीशन एजेंट्स, दलाल, एग्रीगेटर्स, उस तरीके के लोगों के हाथ में चला जाता है। और इसलिए शायद जितने परिणाम हमको मिलने चाहिए, पर मैं यहाँ एक्सक्लूसिव चेन की बात ना करते हुए इंक्लूसिव की करता हूँ, और इसलिए ये एक समानांतर संस्थागत व्यवस्था हमारे सामने उपस्थित है एफपीसीज या एफपीओस के रूप में। मैं एफपीसीज का इस्तेमाल इसलिए करना चाहूंगा कि एफपीओ थोड़ा जेनरिक शब्द लगता है, उसके अंदर कई तरीके की सहकारिताएं या फेडरेशन। बगैर पंजीयन की हुए संगठन भी आ सकते हैं, फेडरेशन या वो भी। पर मेरा मानना है कि यदि यदि संविधान के प्रति संवेदनशील होकर जवाबदेह होना है, तो एफपीसी तरीके किसी प्रारूप के ऊपर हमको, वैधानिक प्रारूप के ऊपर हमको चर्चा करनी चाहिए। और मैं इसीलिए एफपीसी का इस्तेमाल करूंगा जब जहां जहां आप एफपीओस बोलते हैं वहां पे। हाँ हाँ। तो एक समानांतर संस्थागत ढांचा ये उपलब्ध करा सकती है। एफपीओस के सामने स्कोप है। पंचायतों के ऊपर हमने ऑप्टिक फाइबर के ब्रॉडबैंड की व्यवस्था की है, वहां पर इस तरीके के कियोस्क लग सकते हैं। इन कियोस्क के माध्यम से एफपीसी के अंदर इनको हाउस किया जा सकता है, उस तरीके के युवकों को ट्रेन किया जा सकता है। किसान अपना माल पूरा का पूरा ढो के नहीं लाते हैं, वो सिर्फ एक सैंपल लाते हैं, उस सैंपल को वहां पर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर उसका इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शनिंग होता है। इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शनिंग के बाद में डिजिटल मीडिया से उसके पेमेंट्स गेटवेज होते हैं, उसके द्वारा उसका पेमेंट हो सकता है, और उसी प्रकार से उसकी फिजिकल डिलीवरीज के लॉजिस्टिक्स को अरेंज किया जा सकता है। तो ये पूरी की पूरी, और ये बड़ी टेस्टेड, जिसको बोलते हैं ना कि इसका परीक्षण पूरी तरीके से करके इसकी खामियों को समझ के किया गया है। मेरा ये मानना है कि यदि ये व्यवस्था शुरू होती है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डाउन स्ट्रीम के अंदर एग्रीकल्चर में जो जॉब क्रिएशन का स्कोप है, वो यहीं से शुरू होता है। ये उसका फाउंटेन हेड बन सकते हैं, जहां से भारी मात्रा में नौजवान, और अब तो इस वर्तमान स्थिति में देखें तो और अधिक, जबकि हमारे पढ़े लिखे कुछ नौजवान वापस गांव की ओर आ रहे हैं,
वो शायद अपने कांधे पे हल ना रखें, वो शायद फिर से बैल ना चलाए, वो शायद फिर से ट्रैक्टर ना चलाए, वो शायद फिर से कीचड़ में ना खड़े हों, वो शायद फिर से धूप में ना तपें, मगर उनकी जरूरत भी नहीं वो सब करने की। वो बड़े आराम से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के संचालन में इसके अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं उसके अंदर बहुत अच्छी अपनी भूमिकाएं निभा सकते हैं और इसको बड़े सुचारू रूप से संचालित करके लंबे समय तक अपने गांव के प्रति, अपने उत्पादकों के प्रति जवाबदेह रह के कर सकते हैं। एफपीओ का काम यहाँ पर एक एग्रीगेटर का हो सकता है और एग्रीगेटर होने के नाते वो एमसीएक्स या एमसीडेक्स के साथ में भी वो उसके साथ में जोड़े जा सकते हैं और उस तरीके के भी जो हमारे एडवांस के हमारे जिसको बोलते हैं वायदे के सौदे होते हैं या हम फ्यूचर मार्केट के या फ्यूचर डेरिवेटिव्स के रूप में हम काम कर सकते हैं, वो संभावनाओं से भी नकारा नहीं जा सकता है। तो ये शक्ति है इस मॉडल की और इसलिए इसका पूरा इस्तेमाल करने के लिए शायद अभी हमको एक बड़ी क्रांति, इनाम क्रांति ही लाना होगी। और ये इनाम क्रांति मेरा मानना है, मेरा एक असेसमेंट है कि भारत के 5-5.5 लाख गांव में यदि इनाम की योजना आती है तो प्रत्येक गांव के अंदर 10 नए रोजगार सृजित हो जाते हैं सिर्फ इनाम के अंतर्गत। तो आप सोचिए कि करीब करीब 50-60 लाख नए रोजगार नौजवानों के लिए सृजित हो सकते हैं। और ये 50-60 लाख नौजवान जब शहरों की तरफ ना जाके अपने गांव के अंदर अपनी विपणन व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चला दें तो आप ये मान के चलिए कि एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। और यहाँ से शुरू होगा जब हम अपस्ट्रीम की तरफ बढ़ने लगेंगे। अपस्ट्रीम की तरफ बढ़ेंगे तो हम जाएंगे ईआरपी की तरफ, हम एंटरप्राइज रिसोर्सेस की तरफ प्लान करेंगे, हम स्टेगर्ड सोइंग की तरफ प्लान करेंगे, हमको ये पता चलेगा कि बाजारों की आवश्यकताएं क्या है। तो उस तरीके के एफएक्यूज, फेयर एवरेज क्वालिटी के वेराइटीज को, उन तरीके के क्रॉप्स को, उन तरीके के प्रेफरेंसेस को, मार्केट के प्रेफरेंस, प्रोसेसर्स के प्रेफरेंस, कंज्यूमर्स के प्रेफरेंस, कस्टमर के प्रेफरेंस, एक्सपोर्ट्स के प्रेफरेंस, उसी के आधार पर हम अपनी कृषि को पुनः जिसको बोलते हैं ना कि नियोजित कर सकते हैं। और ये पुनर्नियोजन जो होगा फिर वहां पर फिर से नए जॉब क्रिएट होंगे। तो जैसे मैंने कहा इनाम के अंतर्गत यदि 10 जॉब क्रिएट हो सकते हैं तो उस ईआरपी के अंदर 50 किसानों के ऊपर एक, और यदि एक गांव में अमूमन 300-400 उत्पादक हैं तो आप सोचिए कि उनके कितने सारे जॉब्स। और फिर फसलें हैं, फिर फसलों में प्रकारांतर में कई तरीके की फसलें हैं, फिर दूध उत्पादन है, फिर मांस उत्पादन है, फिर मछली उत्पादन है, फिर शहद उत्पादन है, फिर एनटीपीसीज का उत्पादन है, फिर इस तरीके के टिम्बर का उत्पादन है, रेशे का उत्पादन है। तो अलग अलग फसलों के विशेषज्ञ जो है हमारे यहाँ, विषय विशेषज्ञों का एक काडर खड़ा होने लगेगा, हम तैयार करने लगेंगे और हम फिर से 20-30-40 और नए एम्प्लॉयमेंट, जो सैलरीड एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयड इस तरीके के प्रोफेशनल्स, पैरा प्रोफेशनल्स का एक फिर से कार्यदल खड़ा करेंगे। और आप पाएंगे कि और हमने शायद 1 करोड़ लोगों को व्यवसाय के अंदर लगा दिया, उनके रोजगार में खेती के साथ में जोड़ के लगा दिया। परिणाम क्या होगा कि हम अगर जी सर, ये जो खेती से जो रोजगार जो वो नया सृजित हो सकता है, इसके ऊपर सर हम बिल्कुल डिटेल में एक प्रोग्राम और करेंगे, हो सके तो हम कल करेंगे। लेकिन हाँ, आज चूंकि क्या है हम लोग इनाम के कारण जो इनाम के कारण सर बहुत स्कोप है, वो तो समझ में आ गया। तो मैं अभी पैक हाउस के ऊपर ही आ रहा हूँ। जब मैंने इनाम और पीछे अपस्ट्रीम की बात की तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पैक हाउस का जो कॉन्सेप्ट है, जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सैंडविच के रूप में सामने रखूंगा मैं आपको, कि 2 ब्रेड के बीच में आप कुछ फीलिंग्स डाल देते हैं ना, उसी तरीके से होता है। और तब आप देखते हैं कि उस पूरे होल का टेस्ट और आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल कुछ और होता है। आप ब्रेड अलग से खा ले, आप बटर अलग से खा लें, आप चीज अलग से खा ले, आप खीरा अलग से खा ले, आप टमाटर अलग से खा ले, या आप उनको साथ में सैंडविचिंग करके खाएं, तो आपका प्रभाव, आपका संतुष्टि अलग किस्मों की होती है। ठीक इसी प्रकार से अपस्ट्रीम के जॉब्स, डाउन स्ट्रीम में इनाम, और इनके बीच के अंदर हमने ये फीलिंग के रूप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण हमने एक कड़ी जोड़ दी है, और वो है हमारे पैक हाउसेस की।
अब ये पैक हाउसेस होते क्या हैं? होते क्या है सर? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये Yes, sir. पैक हाउसेस जो है मूल रूप से 5 किस्म के फंक्शंस ये करेंगे। सबसे पहला तो फंक्शन ये करते हैं कि ये एक प्रकार के संग्रहण केंद्र होंगे। खास सर करके इसमें पैक हाउस कहाँ इसमें जरूरत लगती है? ये हाई इसमें पेरिशेबल्स और सेमी पेरिशेबल कमोडिटीज के लिए, खास करके सब्जी, तरकारी, मसाले या फल के या दूध या इस तरीके के मांस, मछली, अंडा, इस तरीके के उत्पादकों के लिए, जिनका की भंडारण लंबे समय तक सामान्य परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता, उनके लिए इस तरीके की व्यवस्थाएं करने के लिए संग्रहण केंद्र के रूप में काम करेंगे। दूसरा, जब संग्रहण होता है तो संग्रहण पश्चात उनको श्रेणीकरण करना अनिवार्य है। बाजार को अगर आप मिक्स बैग दे देंगे, एक टमाटर पीला है, एक में काला दाग लगा हुआ है, एक अभी आधा पका है, एक ओवर राइप हो गया है, एक बहुत छोटा है, एक बहुत बड़ा है, और कई सारे बड़े टमाटरों के बीच में एक छोटा आ गया, वो दब गया, उसमें से जूस पानी निकल गया, उसने फंगल डेवलपमेंट कर दिया, तो आपका पूरा लॉट खराब हो गया। तो ये जो है आपका श्रेणीकरण आपके FAQ के अनुसार उसकी कार्रवाई पैक हाउस के अंदर होती है। ये श्रेणीकरण बाद में ये श्रेणीकरण को हम कहाँ ग्रेडिंग बोलते हैं? ग्रेडिंग, सॉर्टिंग जो शब्द है ये बोलते हैं। हाँ, और संग्रहण का मतलब कलेक्शन करना, मतलब कि सबसे पहले हाँ कलेक्शन। तो मेरे को लगता है कि आप इस तरीके से देखें कि ये श्रेणीकरण या ग्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ ग्रेड के बनाने के हमारे आधार जो होंगे वो हमारे फेयर एवरेज क्वालिटी, जो औसत गुणवत्ता के मानदंड स्थापित किए जाते हैं वो होंगे। वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा भी किए जा सकते हैं और मानक हैं। तो ये मानकों के आधार पर, उदाहरण के रूप में भिंडी के 4 शेड्स होंगे कलर के, तो कलर कोड हो जाएगा कि एक बिल्कुल डार्क ग्रीन होगा, एक उससे लाइट ग्रीन होगा, एक मेलो ग्रीन होगा, एक थोड़ा सा येलोइश ग्रीन होगा। उसके बाद में उसका साइज के ऊपर आएगा, तो साइज के अंदर हम कहेंगे कि उसकी लेंथ इतनी, उसकी गर्थ इतनी चाहिए। उसके बाद में उसके ऊपर आएगा कि इसकी टेंडरनेस, तो टेंडरनेस देखने के लिए अगर कहें तो उसके अंदर ग्लोबरस है कि नहीं, जैसे आपने देखा ना हल्के हल्के रोए होते हैं उसके ऊपर, तो अगर वो है तो निश्चित रूप से वो टेंडरनेस उसके अंदर है। तो ऐसे बहुत सारे, उसके बाद में उसकी फ्रेशनेस देखी जाएगी, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट देख लिया जाएगा ताकि वो कितने समय तक रह सकेगी, और इस प्रकार से उसके श्रेणीकरण या उसके ग्रेडिंग होने से 4, 3 या 4 या 5 या जितने भी तरीके के हम ग्रेड, जितना ज्यादा हम फिल्टर लगाएंगे उतने ज्यादा हम ग्रेड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और सभी ग्रेड अलग अलग रेट के आधार पर यदि फिर तो सभी ग्रेड्स के अलग अलग रेट। यस सर। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो जब हम इस तरीके का श्रेणीकरण या ग्रेडिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आता है उनका क्लीनिंग करना। आज हमारी और वर्तमान परिस्थितियों में तो शहरों में लोग सब्जी खरीदने से इसलिए डर रहे हैं कि पता नहीं कौन क्या कब कहाँ कैसे हाथ लगाया हुआ आ गया, और कहीं इसके अंदर तो कोई किसी प्रकार का कीटाणु, जीवाणु, विषाणु तो नहीं आ गया है, तो वो भय होता है। तो इसलिए इसका क्लीनिंग, स्टरलाइजेशन की एक प्रक्रिया होती है, वो हो सकती है। वहां से हम इसको जो है स्टरलाइज किए हुए, एयर ड्राई किए हुए, कोल्ड एयर से ड्राई कर सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर की एयर से ड्राई कर सकते हैं, और उस ड्राइंग के बाद में इसके बल्क पैकिंग्स हो सकते हैं और इसके कंज्यूमर साइज पैकिंग्स हो सकते हैं। इसके लिए हम एसेप्टिक पैकिंग के फार्मूला यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर की फिर से वापस किसी प्रकार के संक्रमण का संभावना ना हो। उसमें उसकी कीपिंग क्वालिटी को, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया जाए। कुछ चीजों को हम इनर्ट गैसेस का इस्तेमाल करते हुए, नाइट्रोजन गैसेस जैसी कुछ होती है, ऐसी गैसेस का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर भर के हम उसको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में आता है जब हमने इतना कर लिया है तो वैक्यूम पैक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनको इस्तेमाल अलग अलग उत्पादों के लिए अलग अलग किस्म की पैकिंग की वो अध्ययन किए गए हैं, अनुसंधान किए गए हैं, जो उनके लिए माकूल है, जो उनके लिए अच्छी है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद में आता है कि जब हमने इतना कर लिया तो हम उसके ऊपर एक विशेष किस्म का ब्रांड लगा सकते हैं। अब हम भिंडी को भिंडी नहीं कहेंगे, अब हम भिंडी को किसी एक विशेष नाम से जानेंगे, तो उस विशेष नाम से जानने से उसका बाजार का मूल्य संवर्धन हो। और ये जितनी भी मैंने प्रक्रियाओं की स्टेप्स बताई है,
प्रत्येक स्टेप के ऊपर उसका कहीं न कहीं मूल्य संवर्धन होता चला जा रहा है। वैल्यू एप्रिसिएशन आप करते जा रहे हैं। अब ये ग्रेड किए हुए, पैक किए हुए, स्टरलाइज़ किए हुए एसेप्टिक पैक्स के अंदर या वैक्यूम पैक्स के अंदर पैक किए हुए सारे सामान को आप बल्क पैक करके और आप सीधे उपभोक्ताओं के पास भेज सकते हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे सुपर स्टोर्स होते हैं या होम डिलीवरी की सर्विसेज हो सकती है। और फिर देखिए, जैसे ये शुरुआत होता है तो नया जॉब स्ट्रीम वहाँ से फिर शुरू हो जाता है, लॉजिस्टिक का, सर्विस, इस तरीके की होम डिलीवरी सर्विसेज का, ऑनलाइन ऑर्डर्स होने का, बुकिंग का, ऑनलाइन पेमेंट के गेटवेज का। तो ये आप देखेंगे कि पैक हाउसेस जो हैं, और पैक हाउसेस एक चेन के अंदर काम कर सकते हैं। तो ये हब एंड स्पोक मॉडल के रूप में काम करेंगे और बहुत सारे छोटे-छोटे स्पोक्स यानी कि ताड़ियाँ, जैसे आपने साइकिल का पहिया देखा हो या बैलगाड़ी का पहिया देखा हो, तो उसमें कई सारी तान निकली हुई होती है और वो तान सब एक बीच में एक धुरी के ऊपर जाकर जुड़ी हुई होती है। तो पहले से हमने ये निर्णय निश्चय किया हुआ है कि एक क्षेत्र विशेष के अंदर 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर एक विशेष किस्म की फसल उत्पादित होती है एक विशेष समय काल के अंदर। उसके अंदर हमने अलग-अलग स्थानों के ऊपर बहुत सारे इस तरीके के पैक हाउसेस क्रिएट किए हुए हैं। उन सबको हमने मर्ज करके एक पाइवॉट के ऊपर, एक हब के ऊपर लिया है और अब उस हब से एक बड़ा व्यवसाय आरंभ हो सकता है। अब आप एक और देखिए, जो हमारी सॉर्टेड मटेरियल निकलेगा, यानी कि जो एफएक्यू को क्वालिफाई नहीं किया, अंडर ग्रेड्स निकले हैं, जो जिन्होंने ग्रेडिंग में पास नहीं किए, उस श्रेणीकरण में पास नहीं हुए, तो वो उत्पादों को हमको फेंकने की जरूरत नहीं होगी। उन उत्पादों को हम बहुत सारे अंतर मध्यीय प्रक्रिया यानी कि इंटरमीडिएरी प्रोसेसेस के द्वारा हम उसको अलग और नए उत्पादनों में परिवर्तित कर सकते हैं। सर इसका ये एक परिवर्तन उदाहरण चालू होगा तो फिर हाँ, जैसे टमाटर का देता हूँ, मैं टमाटर का देता हूँ। टमाटर हमारे यहाँ बहुत आयात में होता है और भारत सरकार की एक टीओपी करके टोमेटो ऑनियन पोटैटो की योजना भी है, तो मैं टमाटर को देता हूँ। हाईली पेरिशेबल है, पूरे देश भर में उगाया जाता है, पूरे देश भर में खाया जाता है और इसके कई इस्तेमाल हैं। टेबल पर्पस के लिए भी चाहिए, कलनरी पर्पस के लिए भी चाहिए, फ्रेश के रूप में, सलाद के रूप में भी चाहिए, आपको सब्जी दाल में डालने के लिए भी चाहिए, चटनी के लिए भी चाहिए। तो ये एक इस्तेमाल हुआ। दूसरा, यदि हमने ग्रेड करने के बाद हमारे पास में अंडर ग्रेड्स निकले तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसके प्यूरे बना सकते हैं, हम इसका स्प्रेड ड्राई पाउडर बना सकते हैं। प्यूरे का इस्तेमाल हम केचप या सॉस के अंदर कर सकते हैं। एयर ड्राइड जो हमारा स्प्रे पाउडर निकला है, उस पाउडर का इस्तेमाल हम फिर से सूप जो होते हैं, बाद में रेडी टू ईट सूप आपने देखे हो ना, बहुत कंपनियां बनाती है, रेडीमेड सूप के छोटे-छोटे सेशे पैक्स मिलते हैं, उसके अंदर कई सारे इंग्रेडिएंट, मसाले इत्यादि सेशे पैक्स के साथ में होते हैं। आप उसको जाइए घर में खोलते हुए पानी में डालिए, 2 सेशेस को खोल दीजिए, 5 मिनट के अंदर एक अच्छा स्वादिष्ट साफ-सुथरा स्वच्छ 2 कप टमाटर सूप बना के पी सकते हैं। तो आप देखें, या उसका अचार बन सकता है, या उसके चटनियाँ बन सकती है, या उसका जैम बन सकता है। तो अलग-अलग उत्पादनों के अलग-अलग इस तरीके के प्रोसेसेस भी कर सकते हैं और वो एक नया इंडस्ट्री, नया स्ट्रीम, नया काम शुरुआत होता है। उससे फायदा ये होगा कि अब हम टमाटर भी एक किस्म के नहीं होते। हमको पता है कि चेरी टमाटो भी आता है, हमको पता है हाइब्रिड टमाटोस भी आता है, हमको पता है कि बहुत सारे देसी टमाटर भी आते हैं। देसी टमाटरों के अंदर उनका स्वाद, सुगंध, रंग, खटास, मिठास, उनकी स्किन ऊपर की वो सब अलग होती है, उसका फ्लेश और उसका सीड का रेशियो अलग होता है, जूसीनेस उसकी अलग होती है, हाइब्रिड के अंदर अलग होती है। चेरी टमाटो का इस्तेमाल बिल्कुल अलग होता है। इनके सबके अलग-अलग उत्पादन करने के समय काल हैं। इनके अंदर बहुत सारी अलग-अलग किस्म की वैराइटीज हो सकती हैं, जो अलग-अलग समय काल के ऊपर लगाई जा सकती हैं, तो हम मार्केट के ग्लट्स को बचा सकते हैं। तो वही ईआरपी के अंदर हम सारा क्रॉप कैलेंडर इस तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं। वो जो इनाम का जो हमारा कियोस्क होगा, वही किसानों को बता देगा कि एक्स किसान जो है, राधे श्याम जी, आप इस वर्ष टमाटर की खेती करते हुए यदि आप
1 हेक्टेयर में कर रहे हैं तो उसके 10वें हिस्से में इस समय बोनी कीजिए, इस वैरायटी की कीजिए। उसके बाद अगले 10वें हिस्से में इस तरीके की वैरायटी कीजिए, इस समय बोनी कीजिए, उसकी उत्पादन प्रक्रिया ये रखिए। तो ऐसे 10-10, 10-10 करके तो उसके पास में 10 फसल आने लगेगी। फायदा देखिए क्या होगा, जब 10 बार वो टमाटो को तोड़ के 10 बार वो उस कियोस्क के ऊपर बेचने जाएगा, तो उस किसान के पास फ्रीक्वेंसी ऑफ कैश इनफ्लो 10 बार हो जाएगा। यानी कि जैसे माह में हर एक कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है, ठीक उसी प्रकार से उसको भी उससे माह के हिसाब से उसको पैसा मिलने लगेगा। तो वो अपना होम इकोनॉमिक्स है, होम बजटिंग है, अपनी खुद की जीवनचर्या है, उसकी जीवन की गुणवत्ता है, वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना आर्थिक बजटरी प्रबंधन वो परिवार कर सकेगा। वो भले कम कमाए मगर वो अब जो है किसी बहुत गरीब की श्रेणी में नहीं बचेगा, क्योंकि उसके पास में एक तो डिस्पोजेबल कैश डिफरेंट हो जाएगा जिसका वो स्वयं के ऊपर इस्तेमाल कर सके, और दूसरा उसको साल में 5, 7, 10, 12 बार अगर उसके हाथ में पैसा आने लगे तो उसकी निर्भरता बाजार पर, बैंकों पर, साहूकारों पर, जमा पूंजी पर उसकी वो निर्भरता कम होगी। तो जिस प्रकार से हमारे वेतन पाने वाले कर्मचारी, अधिकारी अपना जीवनचर्या ज़्यादा बेहतर चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे ये प्राथमिक उत्पादक भी चलाने लगेंगे। आप सोचिए कि एक पैक हाउस एक क्षेत्र के अंदर 500 से 700 किसानों का, 1 मिनट एक कॉल ले सकता हूँ? हाँ, यस सर, यस सर। आपका बहुत उम्दा प्रश्न है कि अब इसकी शुरुआत कैसे करें। पैक हाउस एक भौतिक अधोसंरचना यानी कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि उसके अंदर आपको वर्कशेड बनाना होगा, यानी कि उसके अंदर आपको सॉर्टिंग टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपको उसके अंदर क्लीनिंग टैंक्स की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पानी की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ आपको खुली जगह सर्कुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ वाहनों के आने-जाने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ क्रेट्स को रखने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ आपको पैकेजिंग एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ आपको कुछ मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। और इस सब के लिए भारत सरकार ने मिनी संपदा नाम की योजना के अंतर्गत काफ़ी बड़े प्रावधान रखे हैं। नाबार्ड की परियोजनाओं में इस तरीके के प्रावधान रखे हैं, और किस किस्म के उत्पाद के लिए आप पैक हाउस की अवधारणा लेते हैं, कंसेप्चुलाइज़ करते हैं, उसके आधार पर ये निर्णय होगा कि उसके अंदर आपका प्रारंभिक निवेश, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कैसे वो बैंकेबल बनेगा, और ये संभव है, बन सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं कि ये नहीं बन सकता, ये अपनी कॉस्ट खुद निकाल सकता है। तो मुझे ये मेरा मानना है कि ये कहीं से कहीं तक भी अव्यावसायिक नहीं है। हमने नहीं किया ये हमारी समस्या है, पर जिन्होंने किया है वो अच्छा खासा मूल्य संवर्धन करते हैं अपने उत्पादनों का, अपनी खेती को आधुनिक रास्ते के ऊपर। और आधुनिक जब मैं बोलता हूँ तो तकनीकी दृष्टिकोण से आधुनिकीकरण की बात नहीं करता हूँ, मैं उसके आर्थिक आय व्यय के दृष्टिकोण से आधुनिकीकरण की बात, आधुनिक व्यवसाय के रूप में काम करें। आधुनिक व्यवसाय क्या इस्तेमाल करते हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट, वो इंटरनेट की सहायता, सूचना तंत्र की सहायता, है ना? वो उसकी, तो इस तरीके के आधुनिकीकरण की मैं बात करता हूँ। नए नवीन विचारों की, नए ज्ञान की बात करते हैं, तो उस तरीके की। तो ये अपनी योजना बनाकर इस तरीके के पैक हाउसेस अपने यहाँ स्थापित कर सकते हैं। पैक हाउस के साथ में ही मैंने कहा कि ई-नाम का कियोस्क उसके साथ में अटैच, क्योंकि जो पैक हाउस में तैयार होके निकलता है, उस मटेरियल को आपको अब इलेक्ट्रॉनिक बाजार से आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानिक स्तर के ऊपर तक, कहीं तक भी लेके जाना है। तो उसकी भी बहुत सारी संभावनाएं मुझे साफ-साफ तौर पर नज़र आती हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको हमको बहुत ध्यान से, बहुत उम्दा तरीके से इसको किया जा सकता है। इनके दोनों के बीच में बहुत अच्छा। सर, इसमें मेरा एक सवाल है कि अभी आपने जैसे क्या है कि टमाटर का उदाहरण दिया। टमाटर क्या है कि एक बहुत पेरिशेबल गुड्स है, और टमाटर क्या है कि जैसे मान लो आज की तारीख में क्या है कि हमने ग्रेड किया है और हमने क्या है कि लगभग मतलब 100 क्विंटल ग्रेड करके हमारे पास टमाटर है। तो इसको ई-नाम में डालने से फायदा क्या होगा और इसका मार्केटिंग कैसा होगा? क्योंकि क्या है कि ये जो 100 क्विंटल मेरे पास टमाटर है। हाँ जी।
क्या होता है ना, आपका अगर आपकी पहुंच बाजार में कितनी, किस बाजार में आप, अगर आप उसी 100 कुंटल टमाटर को बहुत छोटे स्थानिक बाजार में लेके जाएंगे तो आपके द्वारा इतना सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, वहां उसकी कीमत नहीं होगी, है ना? तो क्या होगा, तो आपको आपको लाभप्रद नहीं लगेगा इतना सारा माथापच्ची करना। तो इनाम के ऊपर जब रखेंगे तो इस आपका बाजार व्यापक हो जाएगा। अब आप विश्वव्यापी हो गए, अब आप राष्ट्रव्यापी हो गए, अब आप प्रांतव्यापी हो गए। तो जो ज़रूरत जिसको मालूम है कि यहाँ पर मुझे अच्छी क्वालिटी का, इस क्वालिटी का, मेरी इच्छित आवश्यकता का मटेरियल यहाँ मिल सकता है, तो वो तुरंत, तो आपको देखिए क्या होगा कि आपके पास में उचित उपभोक्ता स्वयं से आ जाएगा उस इनाम के कारण। यदि इनाम ना हो और फिर पैक हाउस करें तो आपको बढ़ी हुई कीमत के कारण उसको स्थानिक बाजार में बेचना शायद आपके लिए समस्याप्रद लगे, आप हतोत्साहित हो, आपको लगे कि इसके अंदर व्यावसायिक लाभ नहीं, व्यावसायिक घाटा हो रहा है, तो आप शायद उस कार्य को करने के लिए बहुत रुचि ना लें और वो पैक हाउस आपका डंप हो जाए, बाद में आप उसको पशुओं के कोठे के रूप में इस्तेमाल करने लगे। तो हम उस स्थिति को नहीं आने देना चाहते और इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी पैक हाउस का किसी इनाम के कियोस्क के साथ में जुड़ा होना उसकी सफलता को सुनिश्चित करता है। ठीक उसी प्रकार से यदि इनाम के कियोस्क को चलाना है तो आपको इस तरीके के एग्रीगेशन के सेंटर्स, इस तरीके के पैक हाउसेस, इस तरीके के सॉर्टिंग ग्रेडिंग के प्लेसेस, प्राइमरी प्रोसेसिंग के प्लेसेस होना भी अनिवार्य है। सर इसमें जी। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन अभी आप जैसे आप मेरे साथ बता रहे थे कि आपने कुछ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को कुछ फंडिंग किया और उन्होंने एग्जैक्टली यही किया है कि मतलब कि फार्मर से जी। जाके उन्होंने वो वेजिटेबल्स कलेक्ट किए, फिर वो वेजिटेबल्स को थोड़ा सा सॉर्टिंग करके, मतलब पूरा पैक हाउस नहीं किया होगा उन्होंने, मेरे ख्याल से जस्ट बेसिक सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके उन्होंने फिर क्या है कि कॉलोनीज वगैरह में ये कोरोना, ये कोविड के दौरान मतलब उन्होंने सप्लाई, तो वो आपका जो एक्सपीरियंस जरा शेयर करेंगे सर, उसमें कितना कॉस्टिंग क्या आया था हमारे ये भी द्वारा जरा। एक बड़ी यस सर। हाँ, हमारे द्वारा एक बड़ी परियोजना, जल संरक्षण की एक बड़ी परियोजना का संचालन हम कर रहे हैं। करीब 300 करोड़ रुपए की एक योजना का संचालन हम औरंगाबाद, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में करते हैं, जहाँ पर कि आमतौर पर बारिश 400-500 मिलीमीटर ही होती है। नदियाँ, नाले सूखे होते हैं, ग्राउंड वाटर होता नहीं है, पर वहाँ लोग ज़्यादातर कैश क्रॉप लगाते हैं और वो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लॉइटेशन बहुत करते रहे हैं। तो वो एक तरीके से बंजर होता जा रहा था, अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी, बहुत सारे समस्याएं आ रही थी। उसको हमने दूर करने के लिए हमने पानी की बात शुरू की। तो पानी के प्रभाव ये हुआ कि पानी बढ़ने से गो का स्तर बढ़ा, तो लोगों ने फिर कैश क्रॉप्स के ऊपर गए, फिर वो फल फूल सब्जियां लगाने लगे। इस दौरान में क्या हुआ कि ये समय काल आ गया, बंद हो गया, उनके उत्पाद बाजार में पहुंच नहीं पा रहे थे, वो सड़ने की स्थिति में आने लगे। तो हमारे लिए भी चिंता का विषय थी कि जो पैसा हमने पानी के ऊपर खर्च किया, यदि हम उसको पूरी तरीके से उसका लाभ किसान को पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके उत्पादों को बाजार में पहुंचना चाहिए, उसको समय पे पहुंचना चाहिए और सही मूल्य मिलना चाहिए। तो इसी को करने के लिए हमने एक संस्था, हमारी एक पार्टनर संस्था को साथ में जोड़ा और उससे हमने कहा कि करीब-करीब 7 से 8 गाँव के कैचमेंट में आप पता कर लीजिए कि किस तरीके, तो कहीं मौसम्बी थी, कहीं संतरा था, कहीं कुकम्बर था, कहीं वाटरमेलन थे, कहीं मस्कमेलन थे, बहुत तरीके की सब्जियां थी, वो कई तरीके की चीजें थी। आवश्यकताएं बाजार में औरंगाबाद शहरी के महानगर क्षेत्र के अंदर, जहाँ बहुत सारा औद्योगिक क्षेत्र भी है, उसकी वजह से बाहर के लोग काफी रहते हैं, बाजार अच्छा बड़ा है, लोगों के अंदर खरीदने की क्षमता भी है फल फूल सब्जियों की, और इस दौर में वो चाहते थे कि उनको साफ सुथरी और गारंटी से प्राप्त हो जाए। तो हमने उनको कहा कि आप ठीक है, तो हमने शुरुआती पैसे की जरूरत थी, हमने उनको कुछ सीड मनी के रूप में उनको एक कैपिटल दिया, करीब 20-22 लाख रुपए का। उनसे कहा कि आप इसे प्लास्टिक के क्रेट्स खरीदिए, उनसे कहा कि आप टेम्पो भाड़े के लिए इस्तेमाल कीजिए, उनसे कहा कि आप पैकेजिंग के लिए जो पॉली बैग्स या डिस्पोजेबल बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वो कीजिए। उन्होंने कुछ 3 या 4 केंद्र स्थापित किए, पंचायत भवन उन्होंने ले लिए, कुछ लोगों के शेड्स थे उन्होंने इसका इस्तेमाल कर लिया, खलिहानों का इस्तेमाल कर लिया। वहाँ करीब 40-50 किसानों ने अपने रोज मटेरियल को लाना शुरू किया, फिर उसको अलग-अलग ग्रेड किया और एक असॉर्टेड पैक्स बनाना शुरू किए कि उसके अंदर 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज, उसके अंदर 50 ग्राम हरी मिर्च, उसके अंदर
3 तरीके की तरकारियां और एक पैक बना लिया और 150 रुपए का एक पैक बना लिया। फिर उन्होंने उसको टेम्पो लेके और शहर में गए और शहर में एक और टेम्पो की व्यवस्था कर रखी थी जो थोड़े आकार में छोटे थे, छोटी-छोटी बस्तियों में, छोटे-छोटे रिहायशी इलाकों में जा सकते थे। वहाँ गए, इस बीच उस संस्था ने बहुत सारे लोगों को, रेसिडेंट एसोसिएशन के लोगों को कहा कि इस तरीके का है। हमने जिलाधीश से बातचीत की, हमने कृषि विभाग से बातचीत की, उनका सहयोग लिया और उनसे कहा कि ये बाजार में अब साफ-सुथरी है, सैनिटाइज़ की हुई है। इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर किसानों की एक संस्था का नाम लिखा हुआ है और वहाँ से आई है और इसमें 4 तरीके की तरकारियाँ हैं, आलू, प्याज़ है, इतना दिन एक परिवार की जो आवश्यकताएँ होती है 2 दिन, 3 दिन की वो इससे पूरी हो सकती है और ये 150 रुपए का एक पैक, तो उन्होंने खरीदना शुरू किया। देखिए परिणाम क्या हुआ, 8 से 10 दिन के अंदर मेरे सामने जो आंकड़े निकल के आए, उन 33 लोगों ने 56 लाख रुपए का रेवेन्यू खड़ा किया। किसानों को जो उनकी मूल आवश्यकता की पूंजी उन्होंने पे कर दी, करीब-करीब 22 साढ़े 22 लाख रुपया। उसके बाद उन्होंने 3-4 लाख रुपया जो उनका इस पूरी प्रक्रिया के अंदर खर्च हुआ था, वो भी निकाल दिया उसमें से और 21 लाख रुपए की अतिरिक्त आय उन्होंने विकसित कर ली और वो इस स्थिति में पहले ही हफ्ते में आ गए कि जो मुझसे मूलधन उन्होंने निवेश के लिए लिया था, वो वापस करने की मेरी शर्त थी, वो उस वापस करने की स्थिति में आ गए। तो ये एक अपने आप में एक छोटा-सा अनुभव मेरे सामने है, तत्काल का है और उसका फ़ायदा बहुत सारे शहरी लोगों ने उसको एप्रिशिएट इसलिए किया कि इस संकट काल के अंदर उनको सब्जियों के लिए मारामारी नहीं हुई। जिलाधीश महोदय ने इसलिए एप्रिशिएट किया कि उनके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की या लॉकडाउन में लोगों को बाहर निकलने की या मास्क के लिए पहनने की या सोशल डिस्टेंसिंग की वो समस्याएं नहीं हुई। रेसिडेंट एसोसिएशन के गेट में जाके वो छोटा टेम्पो खड़ा होता था, एक-एक परिवार के लोग उतर के आते थे। कुछ लोगों ने पहले से ही टेलीफोन के ऊपर अपने बुकिंग कर रखे थे, उस पैकेट के ऊपर उस परिवार का नाम नंबर लिखा हुआ था। वो आए, उन्होंने 150 रुपया नगद टेम्पो वाले को पकड़ाया और वो अपना पैकेट लेके घर चले गए। उसको ये सुनिश्चित था कि ये चूँकि सही तरीके से आया हुआ है, इसके अंदर बजाज सरी की जो जानती थी बजाज फाउंडेशन है, उनके लोगों का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। जिला प्रशासन इसको सहयोग कर रहा है, तो एक किस्म की सुनिश्चितता भी थी उसके अंदर। किसी प्रकार की शिकायतें नहीं आने से माँग बढ़ती चली जा रही है और मुझे लगता है कि इस प्रयोग ने हमारी आँखें खोली है। हमको लगता है कि अगर ऐसे प्रयोग और स्तर के ऊपर, बड़े स्तर के ऊपर किए जाएँ, तो बहुत सारा कुछ जो समस्याएँ हैं खेती की, उनको दूर किया जा सकता है। तो मैंने मोटे-मोटे आंकड़े आपके सामने बताए, इसका पूरा अध्ययन अभी हम कर रहे हैं, बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और उसको उसके अर्थशास्त्र को निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या अतिरिक्त आय अर्जन किया, क्या उनका अतिरिक्त मूल्य संवर्धन हुआ, किस तरीके से हमारे कंज्यूमर्स को सुरक्षा के साथ, सुनिश्चितता के साथ, स्वच्छता के साथ उसको सही आवश्यकता समय के ऊपर पूर्ति हो गई। तो ये सारी चीज़ें एक साथ हैं आप देखिए और दोनों तरफ से हमने इसको सँभालने का प्रयास किया और अच्छे परिणाम मिले। थैंक यू। सर इसमें अब आखिरी एक सवाल और पूछूंगा कि ये तो जो प्रोड्यूसर कंपनी था, आप जैसे बता रहे औरंगाबाद में, उनको तो आपने फंडिंग कर दिया है जानकी देवी बजाज संस्था से, मतलब कि फंडिंग हो गया और उन्होंने कर लिया। लेकिन अभी इस स्थिति में मतलब ये करने के लिए, यही सेम काम करने के लिए बहुत सारे प्रोड्यूसर कंपनी शायद तैयार होंगे, लेकिन उनके पास क्या है कि जो इनिशियल जो फंड जरूरत है, वो फंड उनके पास शायद नहीं है। तो और ये फंड ये एक समस्या है कि ये इसमें बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? क्योंकि क्या है कि नहीं देखिए इसको मैं इस कहावत से अलग लेके जाऊंगा आपको। ना तो बिल्ली है ना घंटी बांधने की जरूरत है। हमको सबको एक विश्वास का वातावरण तैयार करना पड़ेगा और उस नए रास्ते के ऊपर जाना पड़ेगा जहां प्रधानमंत्री स्वयं आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, 20 लाख करोड़ का पैकेज की बात करते हैं, एमएसएमई की बात करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते हैं। बहुत सारे वो छोटे उद्योगपतियों को, छोटे उद्योगों को 3 लाख करोड़ के बिना कोलेटरल के लोन की बात करते हैं, सीजीटी एमएससी की बात करते हैं। हमने अभी तक अप्रोच नहीं किया है, हमारे एफपीओस की अभी तक उस तरीके की क्षमताएं नहीं है, इस तरीके के छोटे छोटे वो अभी बनाने की स्थिति में नहीं है। हमारे बैंकर्स अभी भी जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल मोड में बैंकिंग करने का प्रयास करते हैं, वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को
तात्कालिक रूप से देखने की स्थिति में नहीं है। तो ये समस्या तो आने वाली है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को कि ऐसा तत्काल, पर साथ-साथ ये भी देखना चाहिए कि जिलाधीशों के सामने भी ये समस्या है, तो जिला पंचायतों के माध्यम से, पंचायती विभाग के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से, उद्यानिकी विभाग के माध्यम से, पशुपालन, मत्स्य पालन या कुक्कुट पालन विभागों के माध्यम से उनकी परियोजनाओं के अंतर्गत ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां तत्काल हर जिले के अंदर एक 50 प्रयोग अगर इस तरीके के आने वाले 8 से 10 से 15 दिनों में किसी एक संगठन को लेके कर दिए जाएं स्थानिक स्तर पर, तो आप यकीन मानिए एक विश्वास का वातावरण निर्मित हो जाएगा। लोगों को महसूस होने लगेगा कि जो कहा जा रहा है वो किया जाना संभाव्य है, उसमें बड़ा हाई पोटेंशियल है, और इसलिए और बगैर करे तो नहीं होने वाला है। हम चाहे जितनी सुंदर बातें कर लें, हम ये हो सकता है कि आलोचना कर लें, हम ये हो सकता है कि हमारे जो तंत्र की खामियां गिनाते रहें, एक दूसरे के ऊपर हम कीचड़ उछालते रहें, हमारे उसका कोई अंत नहीं है, उससे कोई भी समाधान नहीं होगा। समाधान तो किसी न किसी को सामने आकर खड़े रहकर विश्वास का वातावरण निर्मित करके करना ही होगा, बगैर किए नहीं हो सकता। आप ये मान लीजिए, अगर एक प्रधानमंत्री घोषणा करके ये बोल सकता है कि लॉकडाउन और पूरा देश बंद हो सकता है, तो उसके करने से ही हुआ। उसने उन प्रधानमंत्री जी ने बहुत विश्वास के साथ इतना बड़ा एक निर्णय लिया। उसका उन्होंने लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और अब लॉकडाउन 4 की बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक किस्म का जो विश्वास था, तो ऐसा विश्वास हमको हर स्तर के ऊपर लाना पड़ेगा, तभी हम आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को पकड़ पाएंगे। हाँ, इसमें मैं जैसे पूछ रहा था सर आपसे, वो आपने मतलब अच्छा बताया कि हमको स्टार्टअप मतलब स्टार्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से हमको शुरू करना पड़ेगा। तो क्या आप यही सुझाव देंगे कि शुरुआत में कुछ एफपीओ एटलीस्ट जाके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, डिस्ट्रिक्ट से बात करें कि हम लोग ऐसा शुरू करना चाहते हैं, आप ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऐसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमको सपोर्ट करिए। हम लोग क्या है कि ये पूरा एक सॉर्ट ऑफ, आप जैसे बता रहे हो ना कि ये वेजिटेबल्स, एटलीस्ट वेजिटेबल्स का हम एक पूरा चैनल बनाने की हम कोशिश कर सकते हैं हमारे फार्मर प्रोड्यूसर के कंपनी के माध्यम से। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि यही अप्रोच रखना चाहिए क्या प्रोड्यूसर कंपनीज को, क्योंकि फंड्स नहीं है उनके पास? देखिए, बिल्कुल सही कहा, फंड्स मैं नहीं है आपको उनके बता पास। रहा हाँ, हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और प्रक्रिया आपने निश्चित रूप से जो आपने प्रक्रिया सामने रखी, उसी प्रक्रिया की बात मैंने भी अभी की आपसे। पर कभी आप देखिए उन एफपीओस को, एफपीसीस को तो किसी न किसी स्वयंसेवी संस्था ने हाथ बढ़ा के उनको खड़ा करने का प्रयास किया होगा, या कुछ विभागों ने बनाए होंगे। तो ऐसे छोटे-छोटे आपको प्रस्ताव निर्धारित करके जिलाधीश के सामने तात्कालिक व्यवस्था के रूप में लेके जाएँगे, और ये गारंटी देंगे कि इतना पैसा लग रहा है, मूल पूँजी हम वापस इतने समय में करने की स्थिति में आ जाएँगे, तो शायद प्रयोग। और मैंने कहा ना, अगर एक जिले में 5 ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक में अगर 5 स्थानों के ऊपर करना शुरू कर दिया हमने, तो 25 स्थानों के ऊपर एक जिले के अंदर होता है, और प्रत्येक स्थान के ऊपर आपको 5-7 लाख, 10 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। तो उस जिले की अपनी आंतरिक आवश्यकताएं को, जो जिला मुख्यालय, जो बड़े कस्बे हैं, वहाँ जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं, जहाँ अभी लॉकडाउन में रहेंगे और रहने वाले हैं, अगर हमने उनको सुविधा कर दी तो हम लॉकडाउन को सफल कर देंगे, हम किसानों की मदद कर देंगे। तो मुझे लगता है कि इस प्रयोग को जरूर से, और ये स्वयंसेवी संस्थाओं को आलोचना की बात करने की अपेक्षा, खामियां निकालने की अपेक्षा, ऐसे छोटे पायलट्स को उन एफपीओस के साथ, और उनको अपने आप को दूर रखना चाहिए, सिर्फ उनको उस तरह के प्रस्ताव बनाने में मदद करें, और उनको उसके मॉनिटरिंग में, अनुश्रवण में, उसकी देखभाल में, उसके दस्तावेजीकरण में, उसके बैंकिंग की प्रक्रियाओं के अंदर, पैसे के लेन देन की प्रक्रियाओं, हिसाब किताब, लेखा बही के अंतर्गत उनकी मदद कर दे। तो मुझे लगता है कि शायद 1 महीने में ही सारे लोग बहुत सारे लर्निंग्स, बहुत सारी सीख ले लेंगे, और पूरा देश जाग के खड़ा हो जाएगा, बोलेगा हम तो ये कर सकते हैं, ये तो संभव है, ये तो हो सकता है, इसके अंदर तो इतने नए रोजगार सृजन होने की संभावना दिख रही है, तो कौन नहीं चाहेगा उस तरीके पर करने से। बिल्कुल सही कहा, और ये बहुत अच्छा मौका है ये जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के लिए बाहर निकल के काम शुरू करने का, ये मौका बहुत अच्छा है, खासकर
जहाँ तक मैंने जी। सुना है कि कोविड में कई इनोवेटिव काम करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट जी, है, जी। तो वो इनोवेटिव काम के रूप में ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज आगे आके ये काम कर सकती है, बिल्कुल निश्चित रूप से, कतई संभव है। मैं आपकी बात का पूरा है ना? तो समर्थन। सर ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। और कल आपके साथ बैठ के नए रोजगार क्या सृजन होगा, इसके ऊपर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। जय जी, हिंद, अवश्य, जय हिंद। अवश्य। धन्यवाद। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।